हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी वीडियो में। तो कल जो हमारा टॉपिक बीच में रह गया था मौर्य प्रशासन और जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के शिलालेख थे, अभिलेख थे, जो भी थे, कंप्लीट पुरातात्विक स्रोत बोल लो। ठीक है, तो आज वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम मौर्य प्रशासन को देखेंगे। मौर्य प्रशासन मतलब उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मौर्य प्रशासन में जो सबसे ऊंचे अधिकारी होते थे, जो ए लेवल के, अभी आप ग्रुप ए की पोस्ट बोल सकते हैं आज के टाइम में, तो उस टाइम जो सबसे ऊंचे लेवल के जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ बोला जाता था। ठीक है, सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ बोलते थे और ऐसे तीर्थ की संख्या कितनी थी? 18। तो जो सबसे ऊंचे अधिकारी थे वो तीर्थ बोले जाते थे और उनकी संख्या होती थी 18। जैसे कुछ जो अधिकारी हैं सबसे ऊंचे, उनमें से कुछ अधिकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये हैं। पहला है समाहर्ता। समाहर्ता होता था कर निर्धारण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी। आज के टाइम में जैसे वित्त मंत्री होता है ना, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की तरह जो कर डिसाइड करता है, सबसे ऊंचा अधिकारी। सेकंड है सन्निधाता। सन्निधाता होता है राजकीय कोषागार का संरक्षक। राजकीय कोषागार मतलब जो राजा का जो खजाना होता था उसकी देखरेख करने वाला, मतलब वो जो पहरा देते हैं वो नहीं, ये उन पहरेदारों पे जो कंट्रोल रखते हैं, मतलब जो भी इनकी रक्षा करते हैं उन पर कंट्रोल रखने वाला, सन्निधाता। थर्ड है कर्मांतिक। कर्मांतिक होता था उद्योग मंत्री। उस टाइम में उद्योग मंत्री को बोलते थे कर्मांतिक। नेक्स्ट था व्यवहारिक। व्यवहारिक होता था जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश होगा ना, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, उसको बोलते थे व्यवहारिक। तो इस टाइप से ये 18 तीर्थ थे, जो जिनमें से मैंने आपको 4 बताए हैं। एक और देख लो, अंतःपाल। अंतःपाल होता था जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती ये है जहां तक राज्य फैला था ना, वहां वहां सीमाओं की रक्षा करने वाला, सीमाओं पर जो दुर्ग थे उनकी रक्षा करने वाला, वो होता था अंतःपाल। ऐसे ही ये टोटल 18 तीर्थ होते थे। तीर्थ के जो बाद जो ग्रुप बी की पोस्ट आ जाती है, ठीक है, जो वो तो ग्रुप ए हो गया। अब आते हैं ग्रुप बी पे। तीर्थ के जो नीचे होते थे वो होते थे अध्यक्ष। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट वालों को बोलते थे अध्यक्ष। अध्यक्ष की संख्या होती थी 27। ठीक है, सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ थे, फिर उनसे नीचे आ जाते थे अध्यक्ष। अध्यक्ष कितने थे? 27। और तीर्थ कितने थे? 18। अब कुछ अध्यक्ष मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष होता था कृषि विभाग का अध्यक्ष, जो मतलब कृषि का विभाग होता है खेती से रिलेटेड, उसका अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष होता था माप तोल का अध्यक्ष। जो माप तोल करने वाले होते हैं उन पे मतलब उनकी देख रेख करने वाला, माप तोल वाला अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होता था मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष, जहां मुद्राएं बनती थी। टकसाल किसको बोलते थे? जहां ये आहत सिक्के, उस टाइम में मैंने बताया था ना, महाजनपद काल में आहत सिक्के थे, चांदी के जो सिक्के थे वो आहत सिक्के होते थे, और वो जहां बनते थे वहां वो उसे टकसाल बोलते थे, जहां वो मुद्रा बनती थी। तो मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा पणिया अध्यक्ष। पणिया अध्यक्ष होता था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष होता था चरागाहों से रिलेटेड, जो चरागाह होते थे उनका अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। नेक्स्ट है अकारा अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष होता था खानों का, जो खान होती हैं जहां से लोग मतलब तांबा मिलता था, जो भी मिलता था, हमें खनिज पदार्थ मिलते थे, उन खानों का अध्यक्ष बोला जाता था अकारा अध्यक्ष। ठीक है, अब जो मौर्य प्रांत काफी बड़ा हो चुका था, मौर्य साम्राज्य तक, मतलब जैसे हर्यक वंश आया, हर्यक वंश ने काफी महाजनपद पर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उन्होंने कुछ कंट्रोल किया। उसके बाद नंद वंश आया। उसके बाद जब मौर्य वंश आया तब तक मगध साम्राज्य काफी बड़ा फैल चुका था। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये इतना जो एरिया है ये सारा मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अवंती था, अवंती मौर्य साम्राज्य में ही आ चुका था। तो अवंती की राजधानी मैंने आपको बताई थी उज्जैनी। ठीक है,
फिर एक हो गया था उत्तरापथ, यहाँ उत्तरापथ है, ठीक है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ये मैं 5 मौर्य प्रांत बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग दिशाओं में थे। अवंती की मैंने उज्जैनी राजधानी बहुत पहले कल ही बता दी थी। नेक्स्ट है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। फिर आता है कलिंग जो यहाँ पड़ता है, कलिंग की राजधानी तोसली थी। और अब आता है यहाँ पर दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णागिरी, ठीक है। और लास्ट है प्राच्य या फिर प्राची, प्राची या प्राची कुछ भी बोल सकते हैं। प्राच्य का मतलब होता था पूर्वी प्रांत, तो पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये मौर्य प्रांत थे 5 जो इंपॉर्टेंट अलग अलग दिशाओं में थे, अलग अलग मतलब दिशाओं के कोनों पर थे, सीमाओं पर थे, और इनकी ये राजधानियां। अब जो जैसे हमारे यहाँ पे अब के टाइम में दीवानी अदालतें होती हैं और फौजदारी अदालतें होती हैं, वैसे ही मौर्य काल में भी दीवानी न्यायालय थे और फौजदारी कोर्ट भी थे, ठीक है। मतलब दीवानी कोर्ट भी थे और फौजदारी कोर्ट भी। तो जो दीवानी कोर्ट थे उनको बोलते थे धर्म क्षत्रिय, ठीक है, धर्म क्षत्रिय। और फौजदारी कोर्ट जो होते थे उनको बोला जाता था कंठक शोधन। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं नाम बता रही हूँ अब आपको मौर्य प्रशासन में जो इंपॉर्टेंट थे। दीवानी कोर्ट को बोलते थे धर्म क्षत्रिय, फौजदारी कोर्ट को बोलते थे कंठक शोधन। अब जैसे हमारे यहाँ पे अब के टाइम में मतलब आज के टाइम में जो FBI है और CBI है, ऐसे ही उस टाइम में भी गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है। ऐसे ही इस गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसको महामात्यस्पश बोलते थे। मतलब गुप्तचर विभाग जो है अब पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्पाई का जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है और उसका जो सबसे प्रमुख जो हेड है उसको बोलते थे महामात्यस्पश। और जो स्पाई होते थे, जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों को बोला जाता था गूढ़ पुरुष, ठीक है। और जो अब गूढ़ पुरुष भी अलग अलग टाइप के थे, जो एक ही जगह पर रहकर काम करते थे ना, जो मतलब गुप्तचर थे जो अपना काम करते थे वो एक जगह पर रह के करने वाले गुप्तचर को बोलते थे संस्था। और जो घूम घूम कर गुप्तचर जो काम करते थे उनको बोले जाता था संचारा या फिर संचरा, ठीक है। एक जगह पे काम करने वाले गुप्तचर संस्था और घूम घूम कर काम करने वाले गुप्तचर संचारा, ठीक है। आपको पता चल गया, ये पूरा मैंने आपको स्पाई डिपार्टमेंट जो था उसका कंप्लीट बता दिया। अब मौर्य काल में जो राज्य था उसकी नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, मतलब कंट्रोल में थी। जो वहाँ का उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी कंट्रोल में थी, अर्थव्यवस्था। अब राज्य में सिंचाई पर विशेष बल दिया जाता था, ठीक है। तो जो सिंचित भूमि होती थी ना, जहाँ पे सिंचाई की गई हो, उस भूमि को बोलते थे अदैव मात्रक, ठीक है, जिसे सबसे अच्छा माना जाता था, सर्वोत्तम। जबकि वर्षाहीन भूमि, जहाँ ना वर्षा हुई हो ना सिंचाई हुई हो, उसको बोलते थे दैव मात्रक भूमि, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अदैव मात्रक और दैव मात्रक। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हीं के टाइम पीरियड में, मतलब उन्हीं के जो समकालीन थे, गुजरात में सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य नाम के राजा थे। आपको ये ध्यान रखना है, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जिससे सिंचाई की जाती थी। मतलब सिंचाई के लिए, भूमि की सिंचाई के लिए उन्होंने एक झील का नाम मतलब निर्माण करवाया था, वो थी सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील के बारे में आपको आगे काफ़ी बार पढ़ने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी राजाओं ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। तो ये काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन पेपर में सुदर्शन झील से रिलेटेड 3-4 बार अलग अलग तरह से आता है। तो आपको याद रखना है, जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन झील कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, सौराष्ट्र में। अब मैंने बताया था महाजनपद काल का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था, उस टाइम आहत सिक्के थे, जो चांदी के सिक्के थे, आहत सिक्के। लेकिन मौर्य काल तक आते आते सोने के सिक्के भी चल चुके थे, ठीक है, और इनके नाम चेंज हो चुके थे। सोने के जो सिक्के होते थे उनको निष्क या फिर सुवर्ण बोलते थे, और जो चांदी के सिक्के होते थे
वो पर्ण या फिर कर्षापण बोले जाते थे। और तीसरे और सिक्के थे, तांबे के सिक्के भी चल चुके थे, उनको माश्क बोला जाता था। ठीक है, मतलब सुवर्ण हो गए सोने के, कर्षापण हो गए चांदी के, या फिर पर्ण या फिर कर्षापण चांदी के, निष्क भी सोने के सिक्के को बोला जाता था, और तांबे के सिक्के हो गए मास्क। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था तो वहां पर बहुत सारे गांव भी थे और शहर भी थे, जैसे आज के टाइम में है। ठीक है, रूरल एरिया भी थे और अर्बन एरिया भी। तो जो शहर का प्रमुख अधिकारी होता था उसको मतलब मैगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी है ना, मैंने आपको बताया था, मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है कि जो शहर का प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे एस्टिनोमोई, और जो गांव का प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे एग्रोनोमोई। ये मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है। ठीक है, शहर का प्रमुख अधिकारी एस्टिनोमोई और गांव का प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमोई। अब हम एक और चीज देख लेते हैं। जो मौर्य प्रशासन था ना, जो मौर्य प्रशासन था उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। ठीक है, जो चतुर महिलाएं जिसको बोल सकते हैं, चतुर स्त्रियां होती थी, वो स्पाई में भी काम कर सकती थी, मतलब गुप्तचर भी होती थी वो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो अंगरक्षिका भी हो सकती थी, जो मतलब बॉडीगार्ड जिसको बोल सकते हैं आप। तो गुप्तचर भी हो सकती थी, अंगरक्षिका भी बन सकती थी। तो मतलब देखा जाए तो महिलाओं को भी काफ़ी अधिकार थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो सकती थी। और समाज में जो विधवा विवाह होता था उसको अनुमति थी, कि ये नहीं है कि अगर कोई विधवा हो गई तो उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं था। मौर्य प्रशासन में विधवा विवाह की अनुमति थी, मतलब कोई अगर विधवा है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। और लेडी को भी और जेंट्स को भी, मतलब जो भी था, स्त्री को भी और पुरुष को भी, दोनों को तलाक का अधिकार था। शादी के बाद दोनों में से कोई भी तलाक दे सकता था। ठीक है, और तलाक को उस टाइम मोक्ष बोलते थे, तो दोनों में से कोई भी मोक्ष ले सकता था, दोनों को अधिकार थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो घर बने हुए थे, ठीक है, जो भवन बने थे, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो यहाँ दिखा रखा है ये भवन, ये लकड़ी के बने हुए थे। इसका भी कुछ बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है अब। तो जो राजधानी में जो बड़े बड़े भवन बने हुए थे वो लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, तो अगर आग लग भी जाती थी बाई चांस तो उसको राष्ट्रीय संकट माना जाता था। आज के टाइम में जैसे हमारे इमरजेंसी है वो कब लगाई जाती है, जैसे 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे, वो पॉलिटी में पढ़ेंगे हम। मतलब मोटा मोटा ये है, जैसे कोई युद्ध होने वाला हो या कुछ भी हो, आंतरिक सुरक्षा को या देश को खतरा हो, तो उसके लिए इमरजेंसी लगा देते हैं। उसी टाइप से मौर्य काल में आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम भवन लकड़ी के बने हुए थे। तो जो नगर के प्रमुख अधिकारी थे उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम यही था, आग से मतलब आग से बचाना। क्या मतलब? आग लगने नहीं देनी थी। ठीक है, उस पर काफ़ी कंट्रोल किया जाता था कि कहीं आग ना लग जाए। तो आग को राष्ट्रीय संकट माना जाता था। और मौर्य काल था उसमें लास्ट जो शासक था वो था वृहद्रथ। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, वृहद्रथ था। उसकी हत्या उन्हीं के सेनापति ने कर दी थी। उसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा वृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी और वो राजगद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो ऐसे शुंग वंश स्टार्ट हो गया था। तो शुंग वंश के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा मौर्य प्रशासन। कंप्लीट मौर्य प्रशासन के बारे में अब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मौर्य काल के जो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में मैंने बताया था आपको, जो सिक्के होते हैं, अभिलेख, या फिर मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो लिखित साहित्यिक स्रोत से अलग होती है, सब कुछ, भवन हो गया, स्तूप हो गए, स्तंभ हो गए, जो भी है। ठीक है, ये होते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में अब हम देखेंगे जो मौर्य काल का पुरातात्विक स्रोत था। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें जो अभिलेख मिलते हैं वो अशोक के टाइम पीरियड के मिलते हैं, उससे पहले के ज़्यादा नहीं है। मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बस चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है और मैगस्थनीज की इंडिका है, उन्हीं से पता चलता है। ठीक है,
लेकिन अशोक के टाइम पीरियड में अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। अभिलेखों को 3 वर्गों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले है शिलालेख, जो पत्थरों पर जो लेख लिखवाए थे जनता के लिए। दूसरा है स्तंभ लेख, मतलब खंभों पर जो लेख लिखे हुए हैं। तीसरा है गुहा लेख। गुहा का मतलब है गुफाओं में गुफाएं बनवाकर उसके अंदर जो अभिलेख लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के अभिलेख हमें मिले हैं। अब पहले जो शिलालेख है, शिलालेखों को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेख वो हैं जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है ना, जो बड़े बड़े शिलालेख हैं, उनको वृहद शिलालेख बोलते हैं। और सेकंड है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। तो जो वृहद शिलालेख है, वृहद शिलालेख हैं 14। और ऐसे ही इन 14 वृहद शिलालेखों के अलावा जो शिलालेख है वो है लघु शिलालेख। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृहद शिलालेख देखेंगे। वृहद शिलालेख में सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। वृहद शिलालेख में लेख राजकीय, मतलब जो वृहद शिलालेख है उसमें राजकीय घोषणाओं का उल्लेख होता है। जो मतलब राज्य में घोषणा करवानी होती थी वो शिलालेख पर लिखी थी। तो जो 14 वृहद शिलालेख हैं वो राजकीय घोषणाएं हैं, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो 14 वृहद शिलालेख है ये हमें 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो वो 8 अलग अलग जगह कौन सी हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहली है साहबाजगढ़ी, दूसरी है मानसेहरा, थर्ड है कालसी, फोर्थ है गिरनार, फिफ्थ है धौली, सिक्स्थ है जोगड़, सेवन्थ है एर्रेगुडी और 8th है सोपारा। ठीक है, 8 जो इम्पोर्टेंट अलग अलग जहाँ से 14 शिलालेख मिले हैं ये 8 वो जगह हैं। आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इनको। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़, एरीगुडी एंड सोपारा। ठीक है, अब जो 14 शिलालेख है उनमें क्या क्या लिखा था तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो पहला शिलालेख है, प्रथम शिलालेख जो बोलते हैं, उसमें अशोक ने संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान बताया है और पशु बलि की निंदा लिखी हुई है। ठीक है, यह है प्रथम शिलालेख, अशोक का प्रथम शिलालेख। जो दूसरा शिलालेख है उसमें मनुष्य और पशुओं के लिए जैसे निशुल्क चिकित्सा, मतलब फ्री में जो उनके लिए चिकित्सा की स्थापना की चर्चा की गई है, मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। और ऐसे ही तीसरे शिलालेख में मतलब अलग अलग जो अधिकारी होते थे उनके बारे में चर्चा की गई है। 5वां शिलालेख आपको याद रखना है। जो 5वां शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। धम्म महामात्र अशोक ने नियुक्त किए थे अपने टाइम पीरियड में। जो उनका बौद्ध धर्म था, उनको बौद्ध धर्म को हर जगह फैलाने के लिए, मतलब दूर दूर तक अलग अलग दिशाओं में उस धम्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ये 5वें शिलालेख में लिखा गया है। अब है हमारा 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। जैसे अब ऐसे ही 9वां शिलालेख में जो अनुष्ठानिक रीतियां होती हैं ना, मतलब अनुष्ठान होते हैं यज्ञ वगैरह, उन रीतियों की आलोचना की गई है। अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आपको याद रखना ये जो कलिंग युद्ध का मतलब वर्णन है वो किस शिलालेख में है, वो 13वें शिलालेख में है। ठीक है, आपको 14 के 14 वृहद शिलालेखों में क्या लिखा है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया है वो आप याद कर लेना, बस उसी से पूछा जा सकता है, वो भी चांस है, लेकिन उससे बाहर से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। कोई शिलालेख में इतनी डिटेल में नहीं पूछता कि 6ठे शिलालेख में क्या था या फिर 10वें शिलालेख में क्या था। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं ना वो अलग अलग लिपियों में मिले हैं। उनकी लिपियां क्या थी? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, तो उनके अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियां यूज़ की गई हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, ग्रीक। ठीक है, ये 4 मतलब आपको याद रखनी है, 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक। ठीक है, और जो सबसे पहले अशोक के जो अभिलेखों को पढ़ा था ना, वो सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है
कि जो अशोक के अभिलेख थे उनको फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, 1837 में। आई होप अब आपको ये याद रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे हैं ना, उनमें अशोक का नाम चेंज करके लिखा गया। अशोक को लिखा गया है देवानाम प्रियदर्शी, मतलब देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देवानाम प्रियदर्शी किसको बोलते हैं? अशोक को। जो देवानाम प्रिय है ना, देवानाम प्रिय की उपाधि 2 और शासकों ने ली थी, ये आपको याद रखना है। अशोक को तो देवानाम प्रिय बोला ही जाता है, ये तो है ही सबसे फेमस। अब मौर्य शासक एक और मौर्य शासक थे अशोक के बाद के टाइम पीरियड में, दशरथ नाम के। दशरथ ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। और दूसरे शासक थे वो श्रीलंका के थे। श्रीलंका के शासक तिस्स ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। ठीक है, तो अशोक के अलावा 2 ये ऐसे शासक थे जिन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि ली थी। तो ये थे अशोक के वृहत अभिलेख। ठीक है, अब वृहत शिलालेख। ठीक है, अब वृहत शिलालेख के अलावा जो दूसरे थे वो थे लघु शिलालेख, जो इन 14 वृहत शिलालेख से अलग थे। जो लघु शिलालेख थे उसमें क्या था? उनमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जानकारियां थी। ठीक है, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी ना, उनसे जुड़ी बातें थी लघु शिलालेखों में। बस यही फर्क है। वृहत शिलालेखों में राजकीय घोषणाएं थी और लघु शिलालेखों में अशोक की पर्सनल लाइफ की बातें थी। और जो ये लघु शिलालेख मिले हैं ना, ये अलग अलग जगहों से मिले हैं। अब ये जो कौन सी जगहें हैं, ये हैं ब्रह्मगिरी, रूपनाथ, मास्की, उदगोलम, भाब्रू, नेट्टूर और गुर्जरा। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जो ये जगह हैं जहाँ से वृहत शिलालेख भी मिले हैं, जहाँ से लघु शिलालेख भी मिले हैं, ये पूछ ली जाती हैं। तो जो लघु शिलालेख मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? ब्रह्मगिरी, रूपनाथ, मास्की, उदगोलम, भाब्रू, नेट्टूर और गुर्जरा। अब एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जो 4 साइट हैं इनमें से मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेट्टूर। कौन कौन सी? मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेट्टूर। इन लघु शिलालेखों में अशोक का नाम लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर अशोक को अशोक ही बोला गया है। जबकि इसके अलावा जो अलग अलग जगह से मिले हैं उनमें देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, या तो देवानाम प्रिय या फिर देवानाम प्रियदर्शी। अब ये हमारा शिलालेख का पोर्शन कवर हो चुका है, जो अशोक के टाइम पीरियड में हमें शिलालेख मिले थे। नेक्स्ट जो भाग था वो था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख भी ऐसे ही शिलालेख की तरह 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो दीर्घ स्तंभ लेख होते हैं और एक होते हैं लघु स्तंभ लेख। ठीक है, जो पहले हम दीर्घ स्तंभ लेख करेंगे। तो जो दीर्घ स्तंभ लेख होती है ना, उसके अंतर्गत 7 राजा की आज्ञाएं लिखी हुई हैं। दीर्घ स्तंभ लेखों में 7 राजा की आज्ञाएं लिखी हैं, जो स्तंभों पे उत्कीर्ण, मतलब स्तंभों पे लिखी गई हैं। जो खंबे होते थे उन पे लिखी गई है। ठीक है, और इनमें से जो 7वां लेख है ना, 7वीं राज्य आज्ञा है, वो सबसे लंबी है और ये अलग अलग जगहों से हमें मिले हैं। जैसे पहला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये पहले कौशाम्बी में था, जो प्रयाग स्तंभ लेख है ना। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे? प्रयाग स्तंभ लेख है वो किस राजा से रिलेटेड है? वो अशोक के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। अशोक ने वो लेख लिखवाए थे। तो आपको नाम याद रखने हैं लेखों के, मतलब जो स्तंभ लेख है या फिर शिला लेख है। ठीक है, स्तंभ लेख में पहला मैंने आपको बताया प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में था। ठीक है, फिर इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। मतलब कौशाम्बी से लेके चले गए थे और इलाहाबाद के किले में इनको स्थापित करवा दिया था। सेकंड आता है दिल्ली टोपरा अभिलेख। जो दिल्ली टोपरा का लेख है, ये स्तंभ लेख भी मतलब फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने टोपरा से उठा के मतलब दिल्ली ले गए। तो इनके नाम से ही दिख रहा है आपको, दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो मतलब ये टोपरा में था, अब ये दिल्ली में आ चुका है। और इसको लेके कौन आए थे? फिरोज शाह तुगलक। प्रयाग स्तंभ लेख को कौन लेके आए थे? अकबर। कहाँ से? कौशाम्बी से लेके आए थे। और कहाँ? इलाहाबाद में है अभी। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ लेख मैंने आपको बता दिया ना, ये स्तंभ लेख भी मतलब पहले मेरठ में था और अब दिल्ली में आ चुका है।
ये इसको कौन लेके आया था? इसको भी फिरोज शाह तुगलक लेके गए थे, मतलब मेरठ से दिल्ली लेके गए थे। तो ऐसे टाइम मतलब इन पे राजाज्ञा लिखी हुई है। ये है दीर्घ स्तंभ लेख। नेक्स्ट है हमारे लघु स्तंभ लेख। अब जो लघु स्तंभ लेख होते हैं उस पे भी राजाज्ञाएं ही होती हैं, लेकिन वो लघु राजाज्ञाएं होती हैं, मतलब छोटी राजा की आज्ञाएं होती हैं उस पे। और जो लघु स्तंभ लेख हैं ये अलग अलग जगह से मिले हैं, जैसे सांची से, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई अभिलेख, निगनीवा अभिलेख। मैं आपको इनको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। पहले जैसे रुमिनदेई अभिलेख है, ये लघु स्तंभ लेख में आता है, ठीक है। तो जो रुमिनदेई अभिलेख है वो किससे रिलेटेड है? अशोक से। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो रुमिनदेई अभिलेख है ना वो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है, ठीक है। और ये क्यों बनवाया गया था, मतलब जो भी आपको स्तंभ लेख मिलेंगे या फिर शिलालेख मिलेंगे उनका कोई ना कोई पर्पज है। अब जो रुमिनदेई अभिलेख है वो नेपाल के लुम्बिनी में है, क्यों? क्योंकि जब अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में गए थे ना, तो उन्होंने बलि को, मतलब जो धार्मिक कर होता है ना, उसको माफ कर दिया था। और जो भू राजस्व है, जो मतलब भूमि का जो टैक्स लेते हैं, वो भी 1/6 से घटा के 1/8 हिस्सा कर दिया था। तो इसे आर्थिक अभिलेख भी बोल सकते हैं। इस जो स्तंभ लेख में यही लिखा हुआ है कि जो जब मतलब अशोक आए थे उन्होंने धार्मिक कर को माफ कर दिया था और भू राजस्व कर को भी 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। इसे आर्थिक अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे मौर्यकालीन कर प्रणाली मतलब टैक्स सिस्टम जो था उससे पता चलता है, रुमिनदेई अभिलेख। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आप इनके ये जो लेख हैं इनके नाम याद कर लीजिए कि किस राजा ने बनवाए थे। अब ऐसे ही और अभिलेख जो है रुमिनदेई अभिलेख के अलावा, एक है निगाली सागर अभिलेख, एक कौशाम्बी रानी का अभिलेख, एक है भाब्रू अभिलेख, बैराट अभिलेख, ठीक है। ये आ गए सारे स्तंभ लेख में, आपको ये याद रखना है। जो कौशाम्बी रानी का अभिलेख है ना, इसमें अशोक ने बौद्ध मतलब जो बौद्ध धर्म में जो फूट डाल रहे थे उनको चेतावनी दी थी। और इसी अभिलेख में रानी करुबाकी और उनके पुत्र तीवर की चर्चा की हुई है, इसलिए इसको कौशाम्बी रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ये रानी का अभिलेख भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्तंभ लेख। अब हमारा थर्ड जो था वो था गुहा लेख, यानी कि गुफाओं के अंदर जो लेख लिखवाए थे। चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मतलब जब मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, तो आप इसको थोड़ा टाइम को, आपको वीडियो के ऊपर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेबैक स्पीड से आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कम करके भी देख सकते हैं, और जिसको धीरे लग रही है वो स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिससे टाइम सेव हो सके, और जिसको तेज लग रही है वो अपना कम कर लो अपना टाइम। अब हम अशोक के गुहा लेख देखते हैं। अशोक के गुहा लेख में सबसे पहले आती है 12 बार पहाड़ी। बार पहाड़ी बोलते हैं इनको, 12 बार भी बोलते हैं। तो 12 बार पहाड़ी की जो गुफाएं हैं, ये गुहा लेख बिहार में स्थित है, ठीक है। जो 12 बार पहाड़ी गुफा अभिलेख है ये बिहार में है, और इसमें अशोक ने सुदामा और मतलब कुछ नाम थे उसमें गुफा, उनके नाम से गुफाओं का निर्माण किया था। सुदामा नाम की गुफा बनवा रखी है, कर्ण चोपर नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इन्हें आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दे दिया था। आजीवक संप्रदाय के मैंने बताया था, इनमें जो अशोक के पिता थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो 12 बार पहाड़ियों पर गुफाएं बनवाई थी, एक तो सुदामा गुफा थी और कर्ण चोपर गुफा, ये उन्होंने आजीवक संप्रदाय के नाम पे दे दी थी, ठीक है। उनको ये दान में दे दी थी। 12 बार पहाड़ी है उस पर आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। 12 बार की पहाड़ियों में जो बिहार में है उसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। तो ये हो गए हमारे अशोक के टाइम पीरियड के पुरातात्विक स्रोत या फिर मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख आ गए, ठीक है। और मैंने बता दिया था मौर्य काल कब तक था, 185 ईस्वी पूर्व तक था, जब लास्ट शासक वृहद्रथ था और जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक है। उन्हीं की सेनापति ने, और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो मौर्य जो साम्राज्य था वो कब तक चला था, 185 ईस्वी पूर्व तक। तो आज हमने मौर्य जो काल था, मौर्य टाइम पीरियड था, उसको कंप्लीट कवर कर लिया है, ठीक है। जिसमें कुछ हिस्सा मैंने कल की वीडियो में आपको दे दिया था, और जो बचा था मौर्य प्रशासन और पुरातात्विक स्रोत वो आज की वीडियो में कवर कर दिए।
तो कल जो हमारा लेक्चर होगा वो मौर्योत्तर काल होगा, मतलब जो मौर्य काल के बाद जो टाइम पीरियड आया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।